Assalamualaikum dear student, I am Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine and having great time at your home and you have started your study as well. आप पढ़ना भी शुरू कर चुके होंगे. हम अब तक काफ़ी आगे आ चुके हैं. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी पोएम स्टार्ट की थी मून विंड, दैट इज़ रिटन बाय द पोइट टेड ह्यूज. इसका नाम है पोइट का, और मैंने आपको पोइट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी. दैट इज़ अबाउट दैट ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड पोइट ऑफ 20th सेंचुरी. और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ही वॉज द पोइट ल्यूरेट वो था, और ब्रिटेन पोइट ल्यूरेट का उसको जो है वो अवॉर्डेड था इससे. इसके साथ साथ हमने टेक्स्ट पढ़ा. टेक्स्ट से रिलेटेड उसकी इमेजिनेशन और उसकी फैंटेसी को हमने रीड आउट किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड MCQs एंड द समरी विच आर ऑन इन योर यूनिक इंग्लिश नोट्स, पेज नंबर 11 और 12. अगर आप अपने नोट्स खोल लें अपने सामने, यूनिक इंग्लिश नोट्स, तो यहाँ पर पेज नंबर 11 पर इसके MCQ स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, आज पहले हम MCQs को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द समरी. चूज़ द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर आपने बताना है. द नेम ऑफ द पोएट ऑफ मून विंड इज. 4 ऑप्शंस आर हियर: नीना बेविड, थॉमस हुड, एना स्विल और टेड ह्यूज. सो राइट ऑप्शन इज टेड ह्यूज. मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स, आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑलरेडी बोल्ड है, तो आपको इसको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो यू विल लर्न द राइट आंसर. ठीक है. नंबर 2, फेरिस व्हील मीन. ये वर्ड्स मीनिंग में भी मैंने आपको वैसे साथ में बताया था. फेरिस व्हील का क्या मतलब है? 4 ऑप्शंस आर हियर: अ गस्ट ऑफ विंड, नंबर 2 कंप्लीट, नंबर 3 अ लार्ज टेंट, नंबर 4 अ जाइंट रिवॉल्विंग वर्टिकल व्हील. तो फेरिस व्हील और इससे अगर हम रिलेट करें अ जाइंट रिवॉल्विंग वर्टिकल व्हील के वो जो ऐसे घूमने वाला जो है वो उस गोल चक्कर उस पहिए को बोलते हैं. ठीक है. ये एक अगर मैं वैसे भी बताऊं तो ये एक जैसे अम्यूज़मेंट पार्क में एक स्विंग के तौर पे भी ये आपने मोस्टली लिया होगा. नंबर 3 इज़ मार्की. मार्की मीन्स, अब यहाँ पर अच्छा स्टूडेंट एक और चीज़ अगर आप देखो तो ये मार्की वाला इसका जो राइट ऑप्शन है ये MCQs नंबर 2 में भी है. ठीक है. तो आपने ज़रा इस चीज़ को अपने माइंड में ध्यान से रखना है कि जो पर्टिकुलर वर्ड है उसी का ही मीनिंग आप याद करें. ठीक है. So marquee means a large tent. Ferris wheel means a giant revolving vertical wheel. Number 4, clouds means hit, pull, टकराना. ठीक है. So इस पर भी 4 ऑप्शंस हैं: complete, hits, try, cloud. क्लाउड्स का क्लाउड तो हरगिज़ मतलब नहीं होगा, इसका मतलब बादल होता है. ट्राई कोशिश करना, कंप्लीट वैसे अटर का ये मीनिंग है. अटर मीन्स कंप्लीट, मुकम्मल तौर पे. सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है हिट्स. तो आपका क्लाउड्स का मीनिंग है हिट्स. नंबर 5, बूम्स एंड डैश पास्ट यू. अब अगर आपने टेक्स्ट जो है वो उसको पढ़ा है, थॉरली रीड किया, उसको अंडरस्टैंड किया, तो दिस MCQs बिकम ईजियर फॉर यू. तो आप इसको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड करके इसका राइट ऑप्शन जो है उसको टिक कर सकते हो. बूम्स एंड डैश पास्ट यू, बूम्स एंड अटर पास्ट यू, नो. बूम्स एंड मार्की पास्ट यू, नो. The right option is booms and flounders past you. So flounder is the right option. Come to number 6, a tearing dash sheet of pond. A tearing dash sheet of pond, ये टेक्स्ट से लिया गया MCQ से. a tearing twisting sheet of pond. So 4 ऑप्शन है यहाँ पर भी: kicking, twisting, squatting और swimming. So the right option is twisting, a tearing twisting sheet of pond. Number 7, in the poem the poet provides a strange picture of. यानी इस पोएम में किसकी स्ट्रेंज पिक्चर बयान की गई है, यानी विंड कहाँ पर है? विंड, सन, स्टार, मून. सो राइट ऑप्शन इज मून. मून विंड, टाइटल भी इसके पोएम का मून विंड है, और किसकी पिक्चर डिस्क्राइब की गई है यहाँ पर? स्ट्रेंज पिक्चर ऑफ मून. ठीक है. नंबर 8, स्क्रॉल मीन्स. सो वन मोर मीनिंग. इसमें क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स और बड़े अनयूजुअल वर्ड यूज़ किए गए थे, तो उन्हीं के मीनिंग्स यहाँ पर आपके MCQs में भी हैं. सो अ वायलेंट गस्ट ऑफ विंड. स्क्वॉल मीन्स के वो जो एक झक्कर मैंने बताया था ना, वायलेंट गस्ट मीन्स के एकदम जो तेज़ झक्कर आता है आंधी का, उसको बोलते हैं. वैसे 4 ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं: अ लिटिल टेंट, अ कूल ब्रीज, अ स्लो विंड. सो द राइट ऑप्शन इज़ अ वायलेंट गस्ट ऑफ विंड, ऑप्शन A.
नंबर 9, a simile is. As I have told you in my previous lecture, मैंने आपको simile के बारे में बताया था कि इसमें दो words जो हैं वो which shows the comparison of the things, तो जो किसी चीज़ के comparison को बताते हैं. So यहाँ पर है used for contrast, used for comparison, used in place of noun or used in place of verb. So right option is option B, used for comparison. Simile जो है वो writing में आप किसी अपने word के meaning को more clear meaning में present करने के लिए simile का word use करते हो, उसको एक comparison में देते हो. Number 10, complete the simile. The lake was as clear as. अब मैंने बताया था दो वर्ड्स जो हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वन इज़ एज एंड सेकेंड वन इज़ लाइक, यानी एज और लाइक के साथ आप कंपैरिजन दे देते हो. ओके, सो कंप्लीट द सिमली. द लेक वॉज एज क्लियर एज वाटर, ग्लास, मून, स्टार. लेक वॉज एज क्लियर, लेक में ऑलरेडी पानी है, तो वाटर इज़ नॉट द राइट वर्ड. सो ग्लास मीन्स कि वो शीशे की तरह, एक क्रिस्टल की तरह क्लियर था. द राइमिंग वर्ड ऑफ अबाउट इज सी, पॉन्ड, आउट, ये सी एक और ऑप्शन है. सो अबाउट एंड आउट दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे MCQs नंबर 12 इज एडवर्बियल फ्रेज डज. Okay students, before we go to the right option of this MCQ, I would like to explain something about the adverbial phrase. Phrase क्या होता है, ठीक है. आपको तो पहले ये मालूम होना चाहिए कि what is the phrase, then adverbial phrase. Adverb तो you have pretty good idea about the adverb which qualifies adverb, मतलब और उसमें which adds some more meaning to the verb or another adverb or the adjective, जिसमें और meaning add करता है. So here adverb means, adverbial phrase क्या है कि एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए what is the phrase. Phrase क्या है? Phrase is actually a group of word that stands together as a single grammatical unit. एक सिंगल मतलब एक ग्रामेटिकल यूनिट जो है, मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, और ग्रामेटिकल यूनिट को शो कर रहा है. डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट और वर्ब. इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है. सिर्फ जो है वो फ्रेज जो है वो चंद एक चीज़ों के साथ, मतलब वो एक ग्रामेटिकल यूनिट होता है जो आपको बताते हैं. जैसे सेंटेंस एक पूरा मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करता है, वर्ड वन वर्ड होता है जो आपको एक लफ्ज़ का नाम या उसका समझ लें. फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशंस के साथ बन के एक मीनिंगफुल एक चंक होता है, ठीक है, जिसमें आपको वो जैसा हम कहते हैं ना पूरा मैसेज तो कन्वे नहीं करता, लेकिन वो जितनी भी बात होती है यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वॉक, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वॉक आई बिकेम टायर्ड, ठीक है, मैं टायर्ड हो गया, आई टायर्ड. आफ्टर अ लॉन्ग वॉक आई टायर्ड. तो यहाँ पर ना तो मतलब अगर मैं इस सेंटेंस में इफ़ आई राइट डाउन आफ्टर अ लॉन्ग वॉक आई टायर्ड, ये जो है इतना कि एक लंबी वॉक के बाद, दिस वन इज़ योर फ्रेज, ये आपका फ्रेज है. अब फ्रेज़ की भी काइंड हो जाती हैं कि ये एडवर्बियल फ्रेज़ है या ये एक नाउन फ्रेज़ है या ये आपका जो है वो नाउन वर्ब फ्रेज़ है. ये फ्रेज़ फिर बाद में वो एक आगे इसकी विविड जो है डिस्क्रिप्शन होती चली जाती है. फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द फ्रेज़. यहाँ पर इसके अंदर यू डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही हमारे पास कोई एक्शन है, ठीक है, ना तो वर्ब है और ना ही हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, लेकिन मीनिंग क्लियर है हमारे पास, सेंटेंस जो है वो क्लियर है. सो दैट इज़ द फ्रेज जो आपको, जैसे हम कहते हैं इन द इवनिंग, एट अ पार्टी, ऑन द फ्लोर, ठीक है. सो ये सारे जिसमें प्रेपोजिशंस के साथ कुछ चीज़ों के साथ एक जो है जो एक ग्रामेटिकल यूनिट बन जाता है, कुछ वर्ड्स के साथ एक डिस्क्राइब कर देता है, वो चीज़ को बयान कर देता है, ठीक है. देन व्हाट इज़ द एडवर्बियल फ्रेज. अब हम आ जाते हैं कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है.
एज यू कैन सी इन योर इंग्लिश नोट्स पेज नंबर 12 पे जो आपका MCQs नंबर 12 है, उसमें उन्होंने पूछा ही स्टेटमेंट ही ये है, एडवर्बियल फ्रेज डज, कि एडवर्बियल फ्रेज करता है द वर्क ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब का काम करता है, लेकिन फ्रेज क्योंकि वो जुमले के बामायनी अंदाज में वो जो है वो और मीनिंग ऐड कर देता है आपके वर्ब में। फॉर एग्जांपल जैसे वो यहाँ पर उन्होंने नीचे MCQs नंबर 3 जो है वो इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। आई वुड लाइक टू राइट हियर सम अदर एग्जांपल्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई वेंट into town to visit my friend. I went into town to visit my friend. ये जो है I went into town एक सेंटेंस है, कंप्लीट मतलब मैं एक टाउन में गया, ठीक। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आपके पास वर्ब है। नाउ व्हाट फ्रेज इज डूइंग हियर, ये कौन सा फ्रेज है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। सो नाउ इट्स गिविंग द मोर मीनिंग, इट्स मॉडिफाइड योर एडवर्ब। अब ये किसको, जाने को, आपके वर्ब में और ऐड कर रहा है काम, एडवर्ब। जैसा हम कहते हैं ना आई वेंट, या जैसा आप कहते हो कि इसमें मैंने वर्ब की एडिशन करनी है, लाइक हम कहते हैं ही एट हर्रिडली, ठीक है, ही एट हर्रिडली कि उसने बड़ी जल्दी जल्दी में खाया, तो हर्रिडली इट्स शोइंग द एडवर्ब के। लेकिन अब एडवर्बियल फ्रेज कैसे, जब हम प्रेपोजिशनल, जो इसको हम ये भी कहते हैं कि ये लाइक इट्स अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन ये भी बताता है कि उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो किस तरह से काम कर रहा है। सो टू विजिट माई फ्रेंड, ये जो है ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। यहाँ पर इट्स शोइंग कि ये फ्रेज तो है, लेकिन ये फ्रेज की कौन सी काइंड है, एडवर्बियल फ्रेज की काइंड है। देन इसी तरह एक और है, गुड न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, सेहत के लिए। अब सेहत के लिए फ्रूट्स आर इम्पॉर्टेंट, सेहत के लिए जो हमारी एक प्रॉपर डाइट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फॉर हेल्थ इट्स गिविंग यू अ कंप्लीट मैसेज तो मिल रहा है। इसी तरह से इट इंडिकेटिंग एंड इट्स इन्हांसिंग योर सेंटेंस एज वेल। सो नंबर 13, फाइंड द करेक्ट एडवर्बियल फ्रेज। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उन्होंने। पहला ऑप्शन है द लेडीज एट हर्रिडली, खवातीनों ने जल्दी से खाया, खाना, एट के एक्शन को वर्ब में और मीनिंग ऐड कर दिए हर्रिडली, तो ये सिंपल एक एडवर्ब है। द लेडीज एट, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सो दिस इज़ नॉट द फ्रेज। पहली बात ये क्लियर होगी, तो ये भी इनकरेक्ट है। नंबर 3, इन अ हरी, ये एक फ्रेज है। अब मैंने काम किया, आई वर्कड इन अ हरी, कि मैंने जल्दी से काम किया। सो यहाँ पर ये आपका इन अ हरी जो ऐड कर रहा है मोर मीनिंग टू योर वर्ब, तो ये एडवर्बियल जो है वो काम यहाँ पे कर रहा है। सो इन दिस सेंटेंस फाइंड द एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्बियल फ्रेज कौन सा है, इन अ हरी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू पेज नंबर MCQs नंबर 14 टू फाइंड द एडवर्ब इन सेंटेंस। एक सेंटेंस में एडवर्ब का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वी आस्क हाउ, डैश एंड व्हेन। यानी आपने एक जो एडवर्ब है वो डील करता है 3 चीज़ों में, व्हेन, वेयर एंड हाउ। सो द राइट ऑप्शन इज़ वेयर। देम है, वेयर है, व्हाट, विच, 4 ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें से हाउ कैसे, मतलब कैसे काम हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ। तो ये 3 एक्शंस को जो है वो इनके साथ डील करता है जो हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ग्रामर द वर्ड स्वान इज, स्वान जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंगली क्या है, तो दैट इज़ अ नाउन, एक चीज़ मतलब एक बर्ड का नाम है। सो द राइट ऑप्शन इज नाउन। नाउ मूव टू द समरी।
अब जो हमने उस लेसन को हमने पोइम को रीड किया था, उसका टेक्स्ट रीड किया था, नाउ वी हैव कम टू द समरी। स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हैं। आप मोस्टली पूछते हैं कि मिस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर समरी के पोइम के करने हैं। समरी जो है वो ऑलरेडी समराइज़ कर देती है पूरे टेक्स्ट को, हम उसमें जो पढ़ा होता है हम उसको समराइज़ कर देते हैं, लेकिन फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई विल रीड आउट द क्वेश्चन आंसर एज वेल। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको पढ़ दूँगी, लेकिन पहले वी विल रीड द समरी। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय टेड ह्यूज। पोइट का नाम पेपर के अकॉर्डिंग, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पोएम का नाम के साथ उसके पोइट का नाम ज़रूर याद करना है, यानी आपको पोएम और पोइट का नाम ज़रूर याद हो कि अगर आप एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल लिख रहे हो तो आप उसमें उसका जो है राइटर जो है उसका नाम लिखोगे। अगर आप नो पोएम लिख रहे हो तो आप उसके राइटर का नाम आपको यानी कि आपको पोइट का नाम अकॉर्डिंग टू द पोएम याद होना चाहिए। सो दिस पोएम मून विंड इज़ रिटन बाय टेड ह्यूज। इन दिस पोएम द पोइट प्रेजेंट्स अ स्ट्रेंज पिक्चर ऑफ मून एंड एक्साइट्स द इमेजिनेशन। यहाँ पे इस नज़्म में जो पोइट है वो एक स्ट्रेंज पिक्चर मीन्स एक बड़ी ही अजीब तरह की तस्वीर हमारे सामने चांद की पेश करता है, एंड एक्साइट्स द इमेजिनेशन, और हमारी इमेजिनेशन को बड़ा एक्साइट कर देता है, पुरजोश करता है। द पोइट हैज़ यूज्ड एवरीडे थिंग्स एंड बीइंग्स। बीइंग्स मतलब चीज़ें और उसके साथ बीइंग्स मतलब जो लिविंग हैं थिंग्स, उनको भी वो रिलेट करता है लिविंग बीइंग्स को, एंड एसोसिएटेड स्ट्रेंज एंड इम्पॉसिबल क्वालिटीज़ टू देम। अच्छा, यूजुअली मेरे स्टूडेंट्स को ये वाली लाइन याद करने में बड़ी मुश्किल आती थी, इसको अंडरस्टैंड कर लें स्टूडेंट्स। द पोइट हैज़ यूज्ड एवरीडे थिंग्स एंड बीइंग्स, यानी यहाँ तक वो कहते हैं कि पोइट जो है वो इस्तेमाल करता है रोज़ाना की चीज़ों और लिविंग बीइंग्स मीन्स लिविंग बीइंग्स और उन जानदारों को, एंड एसोसिएटेड और उनके साथ कनेक्ट करता है या उनके साथ ताल्लुक़ कायम कर देता है, स्ट्रेंज एंड इम्पॉसिबल क्वालिटीज़ अजीब और नामुमकिन खसूसियात को टू देम उनके साथ, और उनके साथ कनेक्ट कर देता है, ताल्लुक़ जोड़ देता है अजीब और नामुमकिन चीज़ों को उनके साथ उनका ताल्लुक़ जोड़ देता है। द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है लाइफ ऑन द मून मीन्स कि ज़िंदगी चांद पर विल बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, तो बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली मीन्स कि बेहद, बहुत ज़्यादा, डिफ़िकल्ट मुश्किल, तो चांद पर जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। देयर इज़ नो एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा नहीं है, नो वाटर टू ड्रिंक, पीने का पानी नहीं है, नो फूड टू ईट, खाने के लिए खुराक नहीं है, एंड देयर इज़ नो ग्रेविटी एज वेल, और वहाँ पर ग्रेविटी भी नहीं है। तो यही वजह है कि लो ग्रेविटी की वजह से चीज़ें जो हैं वो स्टेबल वहाँ पर नहीं रह पाती। यू विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू कीप योर बैलेंस। सो लो ग्रेविटी की वजह से आप अपना बैलेंस यानी अपना तवाज़ुन जो है वो मतलब उसको कायम करने में ये एक आपके लिए नामुमकिन बात है। इन दिस पोएम, इस नज़्म में वी ऑल्सो कम अक्रॉस वेरी अनयूजुअल थिंग। अनयूजुअल मतलब बड़ी गैर मामूली, जो हम यूजुअली नहीं देखते, ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई, सच एज जैसे कि स्कॉल ऑफ हैम्स एंड कैबेजेस। वही बात जो मैंने आपको पहले पोएम में भी एक्सप्लेन करते हुए टेक्स्ट को बताया था कि वो जो एक वायलेंट कस्ट आया किसका, हैंड्स का और कैबेजेस का, ये बड़ी एक स्ट्रेंज किस्म का वैसे ये एक्सप्रेशन है जो इस पोएम में यूज़ किया गया। एंड द समर सॉल्टिंग जिराफ, और कलाबाजियाँ लगाता हुआ जिराफ, यानी वो फेरिस व्हील जो है वो बाउंस कर रहा था किस तरह से, जैसे कि कोई जिराफ जो है वो एक फ्लिपिंग ऐसे करता हुआ, फ्लिप करता हुआ जा रहा है। द पोइट हैज़ यूज्ड हिज इमेजिनेशन टू क्रिएट ह्यूमर विच अम्यूजेस एंड स्टार्टल अस। तो वो ये जो उसने इमेजिनेशन है वो इस तरह से क्रिएट की है, और ये जो इमेजिनेशन उसने इस्तेमाल की है हमारी मतलब हमें टू क्रिएट ह्यूमर, कि वो इनमें एक मज़ा पैदा कर सके अपनी पोएम में, और जिससे हमें लुत्फ़अंदोज़ हम हो सकें। सो दिस इज़ अबाउट द समरी। व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या करेंगे, आप इसके MCQs याद करेंगे और साथ ही साथ आप इसकी समरी याद करेंगे, और समरी याद करके यू विल राइट इट डाउन इन योर कॉपीज़, आप अपनी कॉपीज़ में लिखें। और मैंने वही बात कही है, इफ़ यू हैव अ टीचर लाइक योर मदर, इफ़ यू हैव अ एल्डर सिबलिंग जो आपके ये चेक कर सके, दैट्स प्रीटी गुड। अदरवाइज इफ़ नोबडी इज़ देयर, यू आर
द गुड टीचर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपने आप को खुद से अच्छे से असेस कर सकते हैं। तो आप अपनी खुद से असेसमेंट करें, खुद चेक करें, नोट्स को सामने रखें और अपनी मिस्टेक्स को खुद हाईलाइट करें और देखें कि मेरी कहाँ गलती है, मैंने कौन सा स्पेलिंग जो है वो सही नहीं लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आप जितना अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे, जितना इसको एक्सरसाइज करेंगे, उतनी ही आपकी जो राइटिंग और आपके स्पेलिंग है वो बेहतर होते चले जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन को एक जल्दी से क्विक रिव्यू लेते हैं, उसको पढ़ते हैं और आपको इसका साथ साथ आइडिया देते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट ऑन द मून इफ़ देयर इज़ नो विंड। अगर चांद पर हवा नहीं है तो चीज़ें कैसे इधर उधर उड़ रही हैं। द थिंग्स डू नॉट एक्चुअली ब्लो अबाउट द मून, ऑल ऑफ दिस टेक प्लेस इन द पोइट्स इमेजिनेशन। असल में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोइट की इमेजिनेशन में ऐसा सब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन द मून बिगिंस टू ब्लो सम स्ट्रेंज थिंग्स हैपन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल अनलाइकली थिंग्स विच टेक प्लेस ऑन द मून। यानी वो अनलाइकली, यानी वो जो गैर मामूली चीज़ें हुई या जो रूटीन से हट के चीज़ें हुई उनके बारे में वो कहता है कि उसकी एक लिस्ट लिखें। अ जाइंट मार्की blooms and floundered past you. Number 2, a squall of hens and cabbages knocks us off our feet. Number 3, a tearing twisting sheet of pond clots us with a frog. A camp of caravans calls and squeaks off. Number 5, a Ferris wheels bounds like somersaulting giraffe. So ये सारे अनयूजुअल जो चीज़ें थी वो हुई जो कि इस पोएम में एक्सप्लेन की गई और उनके साथ ऐसी चीज़ों को एसोसिएट कर दिया गया, कंपैरिजन देता रहा कि एक फेरिस व्हील जो है वो ऐसे लग रहा था एक समरसॉल्टिंग जिराफ है। अगर आप एक स्ट्रीट में खड़े हो तो एक जो झक्कड़ आएगा, एक तेज़ आंधी का जो है वो एक आएगा, विंड आएगी और वो आपको वो क्या होंगे, उसके अंदर हैंड्स और कैबेजेस होंगे। या फिर एक टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पॉन्ड जो कि आपको ले जाएगी, जैसे कि उसके अंदर एक मेंढक के साथ, या फ्रॉग मीन्स है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, which word does the poet use to describe the following or the movements they make? In what way are the words appropriate? 5 words हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। लाइक कैंडल जो है वो उसका फ्लेम शिवर आउट क्यों करता है, वो कहते हैं अ कैंडल शिवर लिटिल बिफोर गोइंग आउट इन द विंड, कि विंड में गोइंग आउट मतलब वो बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है। दिस मेक द वर्ड अप्रोप्रिएट। तो इस वजह से ये जो कैंडल वाला वर्ड उसने यहाँ पे शिवर आउट यूज़ किया है वो एक मुनासिब उसका एक्सप्रेस करने का, डिस्क्राइब करने का एक सही वर्ड था। नंबर 2, जाइंट मार्कीज। जाइंट मार्की बूम्स इज़ अ साउंड दैट इज़ यूजुअली मेड बाय अ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बूम का जो साउंड आता है ना, बूम इस तरह से, वो किसी बड़ी चीज़ के गिरने या उसके फॉल से वो साउंड क्रिएट होता है। तो ये इसलिए एक लार्ज मार्की को उन्होंने यहाँ पर उसने रिलेट करने के लिए बूम्स इज़ अ राइट वर्ड, एंड द थिंग्स दैट आर नॉट स्टेडी फ्लाउंडर्स। सो दीज वर्ड्स आर अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द जाइंट मार्की। तो ये सही वर्ड थे। नंबर 3, हैंड्स एंड कैबेजेस। तो उसका जो स्कॉल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस, ये क्यों उसने यहाँ पे कहा? स्कॉल इज़ अ सडन गस्ट ऑफ विंड, जो एक तेज़ आंधी आती है ना जिसमें बहुत सारी चीज़ें उड़कर एकदम से आपके ऊपर आ गिरती हैं, और एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड एंड यू आर नॉट एबल टू लुक आउटसाइड, मतलब आप आंखें खोलने के काबिल नहीं रहते। तो वो कहते हैं इसलिए उसने हैंड्स एंड कैबेजेस इस यहाँ पे रिलेट किया कि दिस वर्ड इज़ क्वाइट अप्रोप्रिएट, कि वो जो उसने गस्ट ऑफ विंड जो है वो इनका कहा है वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सडन गस्ट होता है, बहुत ही अचानक से आता है। हैंड्स आर नॉट ईजी टू चेज एज दे रन फास्ट एंड कैबेजेस व्हेन रोल डाउन ऑल मूव क्विकली। तो यानी कि हैंड्स अगर एक दफ़ा खुल जाएँ तो उन्हें पकड़ना पॉसिबल नहीं होता, और मतलब बड़ा हार्ड टफ टाइम दे देती हैं पकड़ने वाले को। और साथ ही साथ कैबेजेस जब वो रोल हो जाती हैं तो वो क्योंकि वो राउंड होती हैं तो इसलिए वो रोल होती चली जाती हैं। सो स्क्वॉल इज़ अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब देयर मूवमेंट। तो उनकी मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये राइट वर्ड था। पॉन्ड एंड कावर्स, टीयरिंग ट्विस्टिंग एंड स्कॉस एंड टेक्स ऑफ, जो वर्ड इनके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए गए वो क्यों अप्रोप्रिएट हैं? अ पॉन्ड कैन बी सीन टीयरिंग एंड ट्विस्टिंग थ्रू द रॉक्स, कि वो जो रॉक्स में से जब वो पानी निकल रहा होता है उसको देख सकते हैं। एंड कारवा यूजली मेक अ लॉट ऑफ नॉइज बिफोर दे डिपार्ट, कि जाने से पहले उनका बहुत ज़्यादा एक कारवा का शोर होता है। सो दीज आर द राइट वर्ड्स। नंबर 5 इज़ फेरिस व्हील्स बाउंड्स,
क्या फेरिस व्हील जो बाउंस कर रहा है, बाउंस देख आपने कभी देखा है ना, जब आप किसी ट्रैम्पोलिन पे होते हैं तो आप जंप ऐसे करते हो, बाउंस करते हो, तो आप ऊपर को उछलते हो। तो यहाँ पर फेरिस व्हील शेक्स व्हेन इट इज़ गोइंग एट फुल स्पीड, तो वो शेक करता है जब वो फुल स्पीड पे जा रहा होता है। फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस यू मे थिंक दैट इट इज़ नॉट मूविंग बट जंपिंग, दूर से देखने से ऐसा लगता है जैसे वो मूव नहीं कर रहा बल्कि वो जंप कर रहा है। तो इसलिए दिस मेक्स बाउंड्स एन अप्रोप्रिएट वर्ड टू डिस्क्राइब इट्स मूवमेंट, तो ये उसकी मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए राइट वर्ड था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, what is so strange idea in the last line of the poem, can you think of any other expression of this kind, कि मतलब वो जो लास्ट आइडिया उसने दिया है कि नथिंग कैन रेजिस्ट, नथिंग कैन होल्ड फास्ट ऑन द डेड स्टिल ब्लास्ट, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या ये आपके ख्याल में एक मतलब कैसा ये आइडिया है। अ ब्लास्ट इज़ अ करंट ऑफ एयर, मतलब हवा का एकदम से वो जो एक ब्लास्ट हो जाता है उसको, उसके लिए ये वर्ड है। इट कैन नॉट बी स्टिल एक्सप्रेशन लाइक दीज कैन बी वाइज फूल, डिफीटिंग साइलेंस, पॉजिटिव डिफीट एंड लीगल मर्डर। तो मतलब इस तरह की उसने कुछ एग्जाम्पल दे के इसको रिलेट किया है। नंबर 5, डू यू लाइक द पोइम, कैन यू से वाई यू लाइक और डिसलाइक द पोइम, क्यों कहते हैं आप, मतलब बताएं कि आपको ये पोइम क्यों पसंद आई। आई लाइक दिस पोइम, इट प्रेजेंट सम वेरी स्ट्रेंज पिक्चर्स एंड एक्साइट्स इमेजिनेशन, कि एक तो ये स्ट्रेंज पिक्चर दे रही है मून की और साथ ही साथ मेरी इमेजिनेशन को भी एक्साइट कर रही है। नंबर 6, व्हेन एंड वेयर दिस माइट हैपन, कब और कहाँ ये हुआ। दिस माइट हैपन ऑन द मून व्हेन द विंड ब्लोज। What is a squall? A squall is a violent gust of wind. Number 8 is there really a squall at this time or do some other conditions prevail? There is not really a squall. वो कहते हैं कि क्या सच में वहाँ पर कोई मतलब जो है एक वायलेंट गस्ट ऑफ विंड है या फिर कोई और कंडीशन वहाँ पर है। वो कहते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पर कोई एक गस्ट ऑफ विंड नहीं है, ओनली द पोइट इमेजिनेशन क्रिएट्स अ स्कॉल इन अटर स्टिलनेस, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में, उसके तख़य्युल में ही ये सब चीज़ें जो हैं उस साकिन खामोशी में हो रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। आज की इस पोएम से रिलेटेड जितना हमने इसके MCQs थे, इसकी समरी थी, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, हमने बहुत अच्छे से इसको आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है आपको एडवर्बियल फ्रेज़ के बारे में और हाउ द एडवर्बियल फ्रेज़ वर्क्स और इसमें इसकी क्या पहचान है, फ्रेज़ क्या होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू विल स्टार्ट लर्निंग ऑफ समरी एंड द MCQs। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।